नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अगला विषय लेकर। आज का विषय है कैमास वध कथा का मूल प्रतिपाद्य। तो आइए जानते हैं कैमास वध कथा का प्रतिपाद्य। कैमास का मूल प्रतिपाद्य कैमास का वध है, परंतु उसके साथ और भी बहुत सी बातें हैं जो इस प्रसंग वर्णन से कवि ने सामने ला दी हैं। इसलिए कैमास वध के प्रतिपाद्य के संदर्भ में उसको भी दृष्टिपथ पर लाना जरूरी है। पृथ्वीराज रासो का एक समय कैमास वध नामक है। रासोकार ने सर्ग को समय कहा है। कैमास वध में पृथ्वीराज चौहान के शूर सामंत और एक जिम्मेदार मंत्री का राजा पृथ्वीराज द्वारा वध किया जाना वर्णित है। इस संदर्भ में यह ध्यान देना आवश्यक है कि पृथ्वीराज चौहान ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की थोड़ी सी भी त्रुटि को आंखों से ओझल नहीं होने देता था और बिना परिणाम पर विचार किए उसे दंड दे देता था। चामुंडराय एक प्रसिद्ध सामंत था। उसने श्रृंगार हार नामक हाथी का वध कर दिया तो उसके पैरों में बेड़ी डलवा दी। कन्ह जो इनके चाचा थे, उनके अपराध के कारण उनकी आंखों पर हीरे जवाहरात और सोने की पट्टी बनवा दी। कहते हैं वह 5 लाख की पट्टी थी। उस समय के सोने आदि का भाव लगाकर अनुमान करने वालों ने उसमें 1.25 मन सोना होना कहा है। उसी प्रकार उनका एक कृत्य कैमास का वध है। गजनी में जब पृथ्वीराज चौहान कैद में है तो उसे अपने पूर्व की अनेक ऐसी करतूतें एक के बाद एक सिने चित्र की भांति मानस पटल पर उभरती चली आती हैं। कैमास वध के वर्णन द्वारा यह तथ्य सामने आता है कि पृथ्वीराज चौहान एक निरंकुश शासक था। वह अपने मातहत की गलती को सहन नहीं कर सकता था। चंद्रबरदाई कैमास वध के रहस्य को सरस्वती से जानकर भी डर के मारे उसके सामने बयान नहीं करना चाहता था। जब पृथ्वीराज चौहान से वचन ले लेता है तो एक बान बहुवी नरेश कैमास ही मुक्कऊ आदि छंद द्वारा कैमास वध के रहस्य को खोल देता है। पृथ्वीराज चौहान की अपराध असहनीयता की छवि कैमास वध के प्रसंग में और स्पष्ट हो जाती है। ऐसे योग्य हितैषी शूरवीर और कुशल प्रबंधक की गलती की सजा और न होकर केवल उसका वध ही उसे लगी। कर्नाटी दासी का कैमास वध प्रसंग में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की चहेती दासी को पृथ्वीराज चौहान ने क्या दंड दिया, ये यहाँ पर वर्णित नहीं है, परंतु आगे के प्रसंगों में देखकर पता चलता है कि कर्नाटी दासी यहाँ से भागकर जयचंद के यहाँ चली गई थी। इस प्रसंग का प्रतिपाद्य पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता संबंधिनी प्रेम दृष्टि है। उसका बुलावा और यह संदेश कि वह या तो गंगा में डूब मरेगी या पृथ्वीराज चौहान का वर्ण करेगी, पृथ्वीराज चौहान को बेचैन किए रहती है। वह उसके विरह ताप में तप्त रहता है और ऐसा अवसर ढूंढ रहा है कि कैसे कन्नौज को पहुंचा जाए। उसे यह भी पता चल चुका है कि उसे अपमानित करने के लिए उसकी मूर्ति दरबान की जगह लगा रखी थी और संयोगिता ने उसी के गले में वरमाला डाल दी थी। वह अपनी विरह व्यथा को भुलाने में, अन्यत्र समय बिताने में शिकार का ही सहारा लेता है। चंद्रबरदाई जब कैमास की पत्नी द्वारा कैमास के शव को मांगने आती है तब चंद्रबरदाई कहता है कि उसे कैमास का शव दे दिया जाए, तो वह शव देने को किसी तरह तैयार भी हो जाता है। कैमास के शव को तो मैं उसकी स्त्री को सौंप देता हूँ। पृथ्वीराज कहता है कि कैमास के शव को तो मैं उसकी स्त्री को सौंप देता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ कन्नौज चलना होगा। कैसे जाना होगा यह पूछने पर बतलाता है कि मैं तुम्हारा सेवक बनकर चलूंगा और भेद खुल जाने पर या परिस्थिति आ जाने पर युद्ध करूंगा। पृथ्वीराज चौहान की विरह में व्यथित दशा काम के प्रसंग को सुनकर क्रोध में आ जाती है। कामात क्रोधा भी जायते कि गीताकार की उक्ति इस प्रसंग में सटीक बैठती है। खुद कामासक्त है, अपने आपे में नहीं है और कैमास की गलती को बहुत बढ़ा चढ़ा कर आंकता है। कर्नाटी को नहीं मारता। वैसे उदयपुर की पृथ्वीराज रासो की प्रति में आया है कि कर्नटी अपनी दासी को कैमास को बुलाने भेजती है, तब कैमास आता है। कामासक्त की विवेकहीनता ही प्रसंग में है, यही इसका प्रतिपाद्य है। कैमास वध में चंद्रबरदाई अपने नाम को सार्थक करने वाले हैं। वरदाई का तात्पर्य वर दिया हुआ। उन्हें हर सिद्धि का वर प्राप्त है। सरस्वती की उन पर कृपा है। वे सरस्वती के ऐसे भक्त हैं कि स्वप्न में सरस्वती जो कैमास वध के वर्णन को कहती हैं तो चंद्रबरदाई कहते हैं कि आप प्रत्यक्ष हो तो मानूं। कैमास वध में सरस्वती के प्रत्यक्ष होने का बड़ा सटीक वर्णन है। उसका अंश है
मराल बाल आसनम कलित छाये सासनम सोहति जासु तुम्बरम सुरागराज धुमरम कयंद केस मुक्करे उरग बास बिच ठरे। अर्थात सरस्वती बालहंस के आसन पर विराजमान थी, उन पर भ्रमर का शासन छाया हुआ था। उनके हाथ में वीणा का तुम्बा शोभायमान था, उससे श्रेष्ठ राग का धुआं यानी ध्वनि निकल रही थी। उनके केश काले और फैले हुए थे, मानो सुगंध लाने के लिए सर्प बैठे हुए हों। चंद्रबरदाई को अपनी इस वर सिद्धि का गर्व है। पृथ्वीराज चौहान जब उससे कहता है कि या तो कैमास के बारे में बताओ कि वो कहाँ है, या फिर वर सिद्धि का वरदान वाला कहना छोड़ो, तब चंद्रबरदाई कहता है कि यदि शेषनाग पृथ्वी को धारण करना छोड़ दे, महादेव स्कंद खाना छोड़ दे, सूर्य अपने तेज तपन छोड़ दे, तो ही वरदान का होना कविचंद छोड़ सकता है। अर्थात जैसे शेषनाग का पृथ्वी धारण करना, शिव का विष खाना और सूर्य का ताप अटल है, उसी तरह मेरा वर प्राप्त करना भी अटल है। इन वर्णों द्वारा कवि के मंतव्य का यह अर्थ है कि वह भारतीय पौराणिक मान्यताओं की परंपरावादी विचारधारा का समर्थक है और उसी को इस प्रसंग में उभारना चाहता है। पुराणों के अनेक प्रसंग हैं जहां देवता मनुष्यों के सामने प्रत्यक्ष होते थे, उन्हें दर्शन देते थे, वर देते थे और उनके साथ वार्तालाप करते थे। इस संबंध के अनेक प्रसंगों में भागवत पुराण का वह प्रसंग ध्यान देने योग्य है जहां कपिल के रूप में भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं। वहां वे कहते हैं कि जो भक्त मेरे प्रेम में लीन रहते हैं, मोक्ष भी नहीं चाहते और मेरे पौरुष पराक्रम का गुणगान करते हैं, वे मेरे साथ बातचीत करते हैं, उन्हें मैं दर्शन देता हूं। तो इस प्रकार चंद्रबरदाई ने अन्य स्थलों पर भी इस पौराणिक मंतव्य को उभारा है, पर कैमास वध में वह एकदम प्रत्यक्ष ही है। कवि ने पृथ्वीराज रासों में इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए कहा भी है कि इस ग्रंथ में धर्म की युक्ति, राजनीति, षट भाषा, पुराण और कुरान का वर्णन है। पौराणिक मान्यता को उभारना उसका एक पक्ष है। कैमास वध में तत्कालीन समाज की धार्मिकता, सामाजिक विश्वास भी प्रतिपादित मिलता है। यह पुरानी मान्यता रही है कि स्त्री अपने पति के मरने के बाद उसके बाद सती हो जाती थी। क्षत्रियों में तो इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, पर अन्य वर्ण के लोगों में भी परंपरा देखी जाती है। कैमास वध में इसकी अभिहित मिलती है। कैमास का वध हो जाने के बाद कैमास की पत्नी कैमास का शव मांगने आती है। वह चंद्रबरदाई के माध्यम से अपने पति का शव मांगती है ताकि वह उसके साथ सती हो सके। वह सफेद वस्त्र पहनकर और श्रृंगार करके आती है। उस स्त्री ने पति सहगामिनी होने के लिए अपूर्व श्रृंगार किया और उसकी मरण को मंगल मानने की दशा देखकर दरबान भी उसे न रोक सका तथा उसे भीतर प्रवेश का मार्ग दे दिया। चंद्रबरदाई के कहने और समझाने से पृथ्वीराज चौहान कैमास के शव को दे देते हैं और उसकी पत्नी उस शव के साथ सती हो जाती है। कवि चंद्रबरदाई ने कहा है वह कैमास का शव और वह स्त्री उस शव के साथ संचरित हो गई, अर्थात सती हो गई। कवि कहता है कि मरण और विवाह तो विधि के हाथ की बात है। इस प्रकार कैमास वध में पृथ्वीराज चौहान की राजाओं की मनमानी प्रवृत्ति के साथ युगीन संदर्भ भी उभार देने की ओर कवि की दृष्टि रही है। जहां भय का वातावरण हो जाता है, उसका संकेत उस वर्णन से मिलता है कि कैमास के वध का चंद्रबरदाई द्वारा वर्णन कर दिए जाने पर सारे सामंत डर जाते हैं। वे डर के मारे किसी से कोई बात नहीं करते और चुपचाप खिसक जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान किसको क्या दंड दे दे उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। स्वयं चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान का कवि भी था, मंत्री भी था और सखा भी था, तो वह भी डर जाता है और पृथ्वीराज चौहान के कैमास वध के रहस्य को तभी प्रकट करता है जबकि वह राजा से निर्भय होने का वचन ले लेता है। इस प्रकार आप सभी के समक्ष कैमास वध कथा का प्रतिपाद्य पूर्ण हो जाता है।